दोस्तों, डर और नफरत इंसान से क्या क्या करवा सकती है, शायद हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की यह कहानी आपको अंत तक सोचने पर मजबूर करेगी। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान रास्ते से। दो पुलिस वाले जंगल के रास्ते पर पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। अचानक उनकी गाड़ी रास्ते में बंद हो जाती है। मजबूरी में दोनों गाड़ी से उतरते हैं। चारों तरफ घना अंधेरा, ऊपर से सन्नाटा और सामने जंगल। इन्हीं में से एक पुलिस वाला पेशाब करने के लिए सड़क से थोड़ा दूर चला जाता है। कभी अचानक बिजली कड़कती है और उस तेज रोशनी में जो दृश्य दिखाई देता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। एक लड़की पेड़ के नीचे बैठी हुई होती है। उसकी आंखें ऊपर की तरफ खुली हुई, मुंह बंधा हुआ और गला बेरहमी से काटा हुआ। यह नज़ारा इतना डरावना होता है कि पुलिस वाले वहीं जम जाते हैं। कुछ ही देर में बाकी पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है प्रकाश की, जिसकी हाल ही में पुलिस की नौकरी लगी है। उसे ट्रेनिंग के लिए सीनियर पुलिस ऑफिसर लोकनाथन के साथ अटैच किया जाता है। लोकनाथन एक बेहद सख्त, अनुभव से भरा और थोड़ा खड़ूस ऑफिसर है। जब उसे पता चलता है कि उसे एक नए ट्रेनी को सिखाना पड़ेगा तो वह बिल्कुल भी खुश नहीं होता। उसे लगता है कि प्रकाश इस तरह के मुश्किल और खतरनाक काम के लायक नहीं है। वह शुरुआत में प्रकाश को अपने साथ रखने से मना कर देता है, लेकिन एडीजीपी के आदेश पर न चाहते हुए भी उसे प्रकाश को अपनी टीम में लेना पड़ता है। इसके बाद टीम में एक और अहम सदस्य जुड़ती है, वीना, जो एक टेक्निकल एक्सपर्ट होती है। पूरी टीम त्रिची पहुंचती है। वहां के लोकल पुलिस अधिकारियों से मिलने के बाद पता चलता है कि यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की लड़कियों की हत्या हो चुकी है, लेकिन आज तक कातिल का कोई सुराग नहीं मिल पाया। इसके बाद टीम मोर्चरी जाती है लड़के की लाश देखने के लिए। लाश देखते ही प्रकाश की हालत खराब हो जाती है और उसे उल्टी आ जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि लड़की को स्टील के तार से मारा गया है। उसके गले पर इतना जोर लगाया गया था कि यह कोई आम इंसान नहीं कर सकता। या तो कातिल बेहद ताकतवर है या फिर वह उस वक्त भयानक गुस्से में था। इसके बाद टीम क्राइम सीन पर जाती है, यह समझने के लिए कि आखिर वहां क्या हुआ होगा। लोकनाथन प्रकाश को समझाता है कि कातिल का मकसद सिर्फ हत्या करना नहीं था। वह मरने से पहले लड़की की आंखों में डर देखना चाहता था। वह उसे तड़पाना चाहता था। नहीं तो सवाल यह है कि कोई किसी लड़की को जंगल में लाकर क्यों मारेगा। वह उसे जहां से उठा सकता था वही मार सकता था। इससे साफ होता है कि कातिल कोई आम अपराधी नहीं है। लोकनाथन अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं, कातिल ऐसा इंसान है जिसे औरतों से गहरी नफरत है। वह बहुत ही साफ सुथरे तरीके से वारदात करता है, जिसका मतलब है कि वह समाज में एक शरीफ इंसान की तरह रहता होगा। वह अपनी शिकार लड़कियों को किसी खास वजह से चुनता है। यह कोई अचानक किया गया जुर्म नहीं, बल्कि एक सोची समझी ठंडे दिमाग की प्लानिंग है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी जांच जो डर, नफरत और इंसानी सोच के सबसे काले पहलुओं को उजागर करने वाली है। इसके तुरंत बाद एक और लड़की की हत्या हो जाती है। तरीका बिल्कुल वही होता है, वही बेरहमी, वही क्रूरता। जब पुलिस उस लड़की के बारे में जानकारी निकालती है तो पता चलता है कि वह एक एनजीओ में पढ़ाने का काम करती थी। उसकी जिंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिससे किसी तरह का शक किया जा सके। किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई आपराधिक लिंक नहीं। अब लोकनाथन को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि वे एक सीरियल किलर का सामना कर रहे हैं। वह तुरंत 40 पुलिस कर्मियों की एक विशेष टीम की मांग करता है। उसका कहना साफ होता है, यह कातिल बहुत शातिर है। यह कोई सुराग नहीं छोड़ता, न फिंगरप्रिंट, न सबूत। इसे पकड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसे हत्या करते हुए ही पकड़ना होगा। इसके बाद पूरी पुलिस कमिश्नरी हरकत में आ जाती है। कोई सड़कों पर पेट्रोलिंग कर रहा है, कोई कंट्रोल रूम में फोन कॉल संभाल रहा है। साफ आदेश दिया जाता है कि किसी भी लड़की की मिसिंग शिकायत आते ही तुरंत एक्शन लिया जाएगा। और ठीक उसी रात वैसा ही होता है। एक लड़की के गायब होने की शिकायत दर्ज होती है। पुलिस तुरंत उस इलाके की तलाशी शुरू करती है जहां से लड़की लापता हुई थी।
आसपास के जंगल और खुले इलाकों को खंगाला जाता है। तलाशी के दौरान पुलिस एक गन्ने के खेत तक पहुंचती है। सभी पुलिस वाले खेत में खोजबीन कर रहे थे कि अचानक लोकनाथन के ड्राइवर का फोन बजता है। वो कॉल नहीं उठाता। कुछ देर बाद जब सच्चाई सामने आती है तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस लड़की की लाश मिली होती है वह उसी ड्राइवर की बेटी होती है, और जिस लड़की के मिसिंग होने की बात थी वो असल में गायब थी ही नहीं, वो अपने दोस्त के घर चली गई थी। अब मामला और भी संगीन हो जाता है क्योंकि इस बार शिकार बना है एक पुलिस वाले की बेटी। इसके बाद प्रकाश और लोकनाथन पुराने केसों की फाइलें खंगालना शुरू करते हैं। वे जानना चाहते हैं कि क्या पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। जांच के दौरान प्रकाश एक चौंकाने वाली खोज करता है। आज से करीब 30 साल पहले भी कुछ महिलाओं को इसी तरह से हत्या की गई थी। उन मामलों में कातिल कभी पकड़ा नहीं गया और हत्या का तरीका लगभग बिल्कुल यही था। प्रकाश एक और अहम बात नोटिस करता है। वे सारे मर्डर अलग अलग जगहों पर हुए थे, लेकिन उन सभी मामलों की जांच एक ही पुलिस अधिकारी ने की थी। प्रकाश उस अधिकारी का पता भी निकाल लेता है। लोकनाथन प्रकाश से कहता है, और गहराई से खोजो, देखो और क्या क्या चीजें आपस में जुड़ी हुई है। इधर लोकनाथन खुद उस पुराने पुलिस अधिकारी से मिलने उसके घर जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उस अधिकारी की मौत तो कई साल पहले हो चुकी है, लेकिन उस घर में अब उसका बेटा रहता है जिसका नाम होता है कैनेडी। लोकनाथन कैनेडी के घर काफी देर तक बैठता है, उससे बातें करता है, उसके हाव भाव और गौर से देखता है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि कैनेडी कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहा है, लेकिन सवाल यह है, आखिर क्या? लोकनाथन देखता है कि कैनेडी के सामने वाला घर खाली पड़ा है। वह उसी घर में प्रकाश को रहने के लिए भेज देता है और सख्त हिदायत देता है, उस पर नजर रखो हर वक्त। अब पूरी पुलिस टीम कैनेडी पर निगरानी रखने लगती है। वह कहाँ जाता है, कब जाता है, किससे मिलता है, लेकिन फिर भी पुलिस के पास उसे अपराधी साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं होता। इसी बीच खबर आती है कि एक सीरियल किलर पकड़ा गया है और उसने सारे जुर्म कबूल कर लिए हैं। लेकिन यह सब एक झूठ होता है। ऊपर से आदेश आता है कि लोकनाथन और प्रकाश को वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन लोकनाथन और प्रकाश दोनों जानते थे कि असली कातिल अब भी आजाद है। वे चुपचाप कैनेडी का पीछा करते रहते हैं। एक दिन दोनों देखते हैं कि कैनेडी एक सुपरमार्केट के अंदर जाता है। प्रकाश भी उसके पीछे पीछे अंदर चला जाता है और लोकनाथन बाहर गाड़ी में बैठा हर पल नजर रखे हुए होता है। इधर सुपरमार्केट में कैनेडी अचानक प्रकाश को पहचान लेता है। उसे समझ आ जाता है यही उसका पड़ोसी है। कैनेडी मुस्कुराते हुए कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बेटी का रिजल्ट आया है, वो बाहर रहता है, मैं चाहता हूँ कि आज का खाना तुम मेरे साथ खाओ। प्रकाश मना करना चाहता है, लेकिन कैनेडी जबरदस्ती उसे अपने घर लेकर चला जाता है। घर पहुँचते ही कैनेडी खाना बनाने लगता है। प्रकाश भी उसकी मदद करने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र घर के एक ऐसे दरवाजे पर पड़ती है जो हमेशा बंद रहती है। किसी बहाने से प्रकाश उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। अंदर का नज़ारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दीवारों पर ढेर सारी तस्वीरें लगी हैं और उन्हीं में से एक तस्वीर वह होती है उस महिला की जिसकी हत्या 30 साल पहले हुई थी। प्रकाश अभी यह देख ही रहा था कि तभी पीछे से कैनेडी आ जाता है। वह अचानक प्रकाश के गले पर वार करता है। प्रकाश बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद लोकनाथन वहां पहुंच जाता है। वह बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा था। लोकनाथन और प्रकाश मिलकर कैनेडी को काबू में कर लेते हैं। तलाशी लेने पर कैनेडी के पास 6 तस्वीरें मिलती हैं, उन औरतों की जिन्हें बेरहमी से मारा गया था। हर हत्या के बाद वह उनकी तस्वीर खींच कर रखता था। कैनेडी अब बूढ़ा आदमी था। पुलिस के सामने वह अपने जिंदगी की कहानी सुनाने लगता है। वह बताता है कि उसका बचपन बेहद दर्दनाक था। उसका पिता एक पुलिस वाला था, लेकिन घर के अंदर वह एक जालिम इंसान था। घर में हर चीज उसे परफेक्ट चाहिए थी। जरा से भी गलती पर वह कैनेडी को बेरहमी से मारता। सुबह शाम हर दिन मार खाते खाते कैनेडी बड़ा हो गया। एक दिन वह इन सब से बचने के लिए चोरी छिपे बीड़ी पी रहा था।
तभी उसकी एक टीचर ने उसे देख लिया। टीचर ने कहा, मैं तुम्हारे पिता को सब बता दूंगी। कैनेडी बहुत गिड़गिड़ाया, रोया, मिन्नतें की, लेकिन टीचर नहीं मानी। गुस्से में आकर कैनेडी के पास पड़ा एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उसके सिर पर मार दिया। वहां आसपास कोई नहीं था। डर के मारे वह भागकर घर चला गया। इस घटना के बाद कुछ दिनों तक उसके पिता ने उसे मारना बंद कर दिया, क्योंकि वह उसी मर्डर केस की जांच में लगा हुआ था। वे कुछ दिन कैनेडी के लिए जिंदगी के सबसे सुकून भरे दिन थे, लेकिन कुछ समय बाद वही जुल्म फिर से शुरू हो जाता है और तभी कैनेडी ने फैसला कर लिया, अब वह हर उस दर्द का बदला लेगा जो उसने सालों तक सहा था। इसके बाद वह जिसे भी मारता वह कोई अनजान इंसान होता। इसी वजह से किसी को उस पर शक नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसके पिता को भी कभी अंदाजा नहीं हुआ कि उसका बेटा ही एक कातिल है। शहर बदलते रहे, लेकिन खून का सिलसिला चलता रहा। एक दिन उसके पिता की मौत हो जाती है और पिता की मौत के साथ ही कैनेडी ने हत्या करना बंद कर दिया। यहाँ तक कहानी सुनाने के बाद प्रकाश उससे कहता है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये हत्याएं तुमने 30 साल पहले की थी, लेकिन जो हत्याएं अभी हो रही है वो कौन कर रहा है? यह सुनकर कैनेडी एक पल के लिए चुप हो जाता है। फिर वह एक और कहानी सुनाना शुरू करता है। कैनेडी आगे बताता है, एक बार मुझे खून करते हुए किसी इंसान ने देख लिया था। उसने देखा कि मैं इतने सालों से हत्या करता आ रहा हूँ, लेकिन आज तक कभी पकड़ा नहीं गया। एक दिन वह आदमी कैनेडी के पास आया और बोला, तुम लोगों को इतनी सफाई से कैसे मारते हो, मुझे भी सिखाओ। कैनेडी ने उस आदमी का चेहरा कभी नहीं देखा था। उसे सिर्फ उसकी आवाज याद थी और उसकी कार की आवाज। यही एक सुराग था। इसी सुराग के सहारे प्रकाश और लोकनाथन उस आदमी के बारे में पता लगाते हैं। जांच में सामने आता है कि वह आदमी सिर्फ उन्हीं लड़कियों को मारता था जिनके चेहरे पर डिंपल होते थे। इसकी वजह बेहद डरावनी है। उसकी पत्नी सुंदर थी। वह आदमी अपनी पत्नी से नफरत करता था। वह उस पर जुर्म करती थी, लेकिन वह कभी भी अपनी पत्नी के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता। उसके मन में कई बार आता कि वह अपनी पत्नी को मार डाले, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। और वही गुस्सा, वही नफरत वह बाहर की औरतों पर निकालता था। वह उन्हें मारता और मारने से पहले तड़पाता ताकि उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे। अब उसका अगला शिकार तय हो चुका था। इस बार उसका टारगेट थी वीना, जो प्रकाश और लोकनाथन के साथ काम करती थी और जिससे प्रकाश प्यार करता था। कातिल इस बार वीना को अगवा कर लेता है, लेकिन इस बार हालात बदल चुके होते हैं। प्रकाश को उसकी कार का पता चल जाता है। वह उसकी गाड़ी का पीछा करता है। जैसे ही कातिल वीना को मारने ही वाला होता है, उसी वक्त लोकनाथन और प्रकाश वहां पहुंच जाते हैं। तीनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। लोकनाथन बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन प्रकाश अपनी पूरी ताकत लगाकर कातिल पर काबू पा लेता है। आखिरकार प्रकाश उसे गोली मार देता है और वही उस कातिल की मौत हो जाती है। इसी के साथ इस खौफनाक कहानी का अंत हो जाता है। आखिर में कहानी हमें एक बड़ा संदेश देकर जाती है। अगर परवरिश अच्छी हो, अगर घर में प्यार हो, अगर इंसान एक दूसरे को समझे, तो समाज में ऐसे दरिंदगी से भरे सीरियल किलर पैदा ही नहीं होंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलूंगा एक नई और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। इस पूरी कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।